तो जय हिंद दोस्तों, आपका अपने चैनल यस के एम स्टडी पर एक बार फिर से स्वागत है। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप कक्षा 12 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। 2022 के जितने भी सेट हैं आपके, ठीक है, सारे सेट को यहाँ पर सोल्यूशन किया जा रहा है। तो आप सभी को बस जुड़ना है हमारे साथ, अच्छी तरीके से अपनी तैयारी को बनाए रखना है, क्योंकि अगर आपको अच्छी से अपनी पढ़ाई करनी है तो आपको यहाँ पर ज़रूर जुड़ना होगा और आपको एकदम बेहतरीन तरीके से हम बताएंगे। सारे आप जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस का आंसर सहित आपको एकदम बेहतरीन तरीके से हम बताने वाले हैं। और इसकी पीडीएफ भी आपको मिलेगी। पीडीएफ भी मिल जाएगी, कहाँ मिलेगी? एसकेएम स्टडी का जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात करें यहाँ पर सेट 2 की बात करेंगे 346 GB, ठीक है। तो चलिए हम आपको अच्छी तरीके से समझाते हैं इसमें कौन कौन से पहले क्वेश्चंस आते हैं। आपका पूरा मॉडल पेपर है, यहाँ पर सोल्यूशन आपकी कॉपी में पूरा सोल्यूशन कराया जा रहा है। तो आप इसका सोल्यूशन ज़रूर करिएगा, क्योंकि यह आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए, हम आपको बताएंगे पहले खंड अ से शुरुआत करेंगे। तो खंड अ से शुरुआत करेंगे और आपको एकदम बेहतरीन तरीके से बताएंगे कि आपको आखिरकार कौन से प्रश्नों को अच्छी तरीके से पढ़ना है, कौन से प्रश्नों को छोड़ना है। अभी आप देखेंगे जितने मॉडल सेट हम आपको बता रहे हैं ना, उन सेट का आप लोग सोल्यूशन करते रहिएगा, ठीक है। सोल्यूशन करते रहिएगा मतलब क्या है? अभी आपको देखिए 2 मॉडल सेट सोल्यूशन आपके प्रोवाइड किए गए हैं, उनको आप तैयारी करते रहिए। उनका जो क्वेश्चन है उसको आप लगातार लगाते रहेंगे तो आपको कंसेप्ट जो है ना क्लियर रहेगा। कोई भी कंसेप्ट आपका यहाँ से बाहर से नहीं आने वाला है। किस लिए? क्योंकि यहाँ पे आपको सारी चीज़ों को बताया जा रहा है, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, खंड अ आपको यहाँ पे दिया जाएगा। यहाँ पे हमने क्वेश्चंस को भी लिखा है, आंसर्स को लिखा है, क्योंकि यहाँ पर पूरे मॉडल पेपर का क्वेश्चन है 346 GB। सारे क्वेश्चंस आपको उसी मॉडल पेपर से देखने को मिलेंगे। उसी मॉडल पेपर के सारे क्वेश्चंस हैं, सेम टू सेम मॉडल पेपर का सारा सोल्यूशन यहाँ पर आपको कराया जा रहा है, ठीक है। तो अर्धचालक में संयोजकता बैंड एवं चालन बैंड के बीच ऊर्जा अंतराल लगभग होता है। जो हमारा अर्धचालक है इसमें आपको संयोजकता बैंड एवं जो चालन बैंड के बीच जो ऊर्जा अंतराल है लगभग कितना आपको देखने को मिलता है। तो 4 ऑप्शन आपको यहाँ पर दिख रहा है ना मेरे प्यारे बच्चों। एक 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 0। तो यहाँ पर अगर आंसर की बात करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा? ऊर्जा बैंड की धारणा के अनुसार अर्धचालक पदार्थ वे हैं, ठीक है। अब देखिए जिनमें क्या होता है, जिनमें चालन व संयोजी बैंड जो होते हैं आंशिक रूप से भरे होते हैं। क्या होते हैं? जो चालन व संयोजी बैंड है वो क्या होते हैं? आंशिक रूप से भरे होते हैं। अर्धचालक में संयोजकता बैंड एवं चालन बैंड के बीच का ऊर्जा अंतराल लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की कोटि का होता है। कितना होता है? जो अर्धचालक है उसमें आपकी जो संयोजकता बैंड है एवं चालन बैंड है के बीच जो ऊर्जा अंतराल है लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की कोटि का होता है। ये आपको ध्यान देना होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप ऐसे क्वेश्चंस को ज़रूर सॉल्व करेंगे तो आपको डेफिनेटली है कि नंबर अच्छी तरीके से मिलने वाला है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, आप सभी को बस जुड़े रहना है, अच्छी तरीके से समझते रहना है। आपको यहाँ पर सारे क्वेश्चंस का सलूशन बताया जाएगा और आपको अच्छी बेहतरीन तरीके से समझाया भी जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। 1 का ख देखिए क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन के बारे में भी जानते हैं और आपको एकदम बेहतरीन तरीके से समझाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, इसको कैसे सोल्यूशन करेंगे, सारी चीज़ों को यहाँ पर समझेंगे। 1 का ख देखते हैं। तो हाइड्रोजन परमाणु की 2 उत्तरोत्तर कक्षाओं में, किसमें? हाइड्रोजन परमाणु की 2 उत्तरोत्तर कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों के कोणीय संवेग में अंतर होता है। क्या कर रहा है? यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। तो हाइड्रोजन परमाणु की 2 उत्तरोत्तर कक्षाओं में, किसमें? हाइड्रोजन परमाणु की 2 उत्तरोत्तर कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों के कोणीय संवेग में अंतर होता है। क्या होता है? कोणीय संवेग में अंतर कितना होता है? h/पाई, h/2, h/2 पाई और 2h, ठीक है। ये आपका होता है, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर अगर आंसर की बात करेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर क्या हो जाएगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट आंसर है, बहुत ही महत्वपूर्ण आंसर है। आंसर इसका क्या होगा? C, यानी कि h/2 पाई होगा। अब वो कैसे आएगा उसकी भी यहाँ पर हम आपको टूल डिटेल में सारी चीज़ों को समझाने वाले हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, यानी कि हाइड्रोजन परमाणु की जो nवीं कक्षा में जो कोणीय संवेग है कितना होता है? n h/2 पाई, ठीक है। और यहाँ पर L है ये, ठीक है, L n h/2 पाई तथा n+1
1वीं आपकी जो कक्षा है उसमें कोणीय संवेग कितना होगा, यल n+1 होगा, जिसे आप आगे क्या लिख सकते हैं, n+1 h/2π लिख सकते हैं। ठीक है, और यल इंटू n+1 माइनस यल n+1 h/2π माइनस n h/2π बराबर h/2π, ये आपका हो जाएगा आंसर। यही आपका आंसर इसमें दिया है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे बच्चों क्या है। देखिए सारे क्वेश्चंस को आप जरूर लिखिए, जरूर पढ़िए, क्योंकि इस जो क्वेश्चन आपको हम बता रहे हैं इसमें सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, 5000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कितना, 5000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉनों का द्विबौगली तरंग दैर्ध्य कितना होगा। 50 एंगस्ट्रॉम, 0.30 एंगस्ट्रॉम या 0.173 एंगस्ट्रॉम या 1.03 एंगस्ट्रॉम। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा। अगर इसके आंसर की बात करें मेरे प्यारे बच्चों, इसको सोल्यूशन करते हैं और आपको अच्छी तरीके से बताने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, C बराबर क्या हो जाएगा, विभवांतर V बराबर 5000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कितना, 5000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, द्विबौगली तरंग दैर्ध्य लैम्डा बराबर √150/V एंगस्ट्रॉम बराबर √150 एंगस्ट्रॉम बटे 5000 बराबर √3/100 एंगस्ट्रॉम। यानी इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो √0.03 एंगस्ट्रॉम बराबर 0.17320 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, ये आपका आ जाएगा, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए ऐसे क्वेश्चंस आपको जरूर पढ़ना है। देखिए जो फर्स्ट खंड है ना, इसमें आपको कितने क्वेश्चन मिलेंगे, 6 क्वेश्चन मिलेंगे, 6 तक। ठीक है, तो ये भी चीज आपको ध्यान देना है। तो विद्युत चुंबकीय विकिरण स्पेक्ट्रम में, किसमें, विद्युत चुंबकीय विकिरण स्पेक्ट्रम में रेडियो आवृत्ति का परास है, जो रेडियो आवृत्ति का परास है कितना है, 3 × 10⁶ से 3 × 10⁻10 कूलाम प्रति सेकंड, 3 × 10⁻12 से 3 × 10⁻14 कूलाम प्रति सेकंड, 3 × 10⁻14 से 3 × 10⁻16 कूलाम प्रति सेकंड या 3 × 10⁻16 कूलाम प्रति सेकंड से ऊपर। तो इसका आंसर अगर हम देखते हैं तो इसका आंसर मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, 3 × 10⁻6 से 3 × 10⁻10 कूलाम प्रति सेकंड। ठीक है, आपके लिए हो जाएगा, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलिए 200 ओम प्रतिरोध तथा, कितना, 200 ओम प्रतिरोध तथा 1 हेनरी प्रेरकत्व के, कितने, 1 हेनरी प्रेरकत्व के श्रेणी संयोजन पर, किस पर, श्रेणी संयोजन पर प्रत्यावर्ती वोल्टेज V 10√2 sin 200t लगाई गई है, तो V तथा I के बीच कालांतर कितना होगा। तो यहाँ पर आंसर कितना हो जाएगा, 45 डिग्री होगा। चलिए इसको भी देखते हैं, इसका सोल्यूशन क्या होगा। ठीक है, अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पर देखिए जो आपका दे रखा है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, यहाँ पर देखिए पहले दिया क्या है उसको आपको ध्यान देना है। दिया है प्रत्यावर्ती वोल्टेज V कितना दे रखा है, 10√2 sin 200t, कितना, V बराबर कितना दे रखा है, 10√2 sin 200t। ठीक है, और L बराबर कितना है, 1 हेनरी, R बराबर 200 ओम, ओमेगा बराबर 200, V0 बराबर 10√2। ठीक है, अतः V तथा I के बीच जो कलांतर है, V तथा I के बीच जो कलांतर है 10 phi बराबर XL माइनस XC/R ओमेगा L माइनस 0/R। ठीक है, या 10 phi बराबर 200 × 1/200 माइनस बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा। यानी 10 phi बराबर क्या हो जाएगा, 10 45 अंश, और phi बराबर क्या हो जाएगा, 45 डिग्री। ठीक है, आपके लिए हो जाएगा, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए जब एक प्रकाश किरण, कोई क्या है हमारी, जब कोई एक प्रकाश किरण वायु से कांच में जाती है तो उसकी तरंग दैर्ध्य कम हो जाती है, तरंग दैर्ध्य बढ़ जाती है, आवृत्ति बढ़ जाती है, न तो आवृत्ति न तो तरंग दैर्ध्य बदलती है। तो यहाँ पर अगर आंसर की बात करें मेरे प्यारे बच्चों, तो आंसर इसका क्या होगा, आंसर इसका आपका निकल कर आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। अगर यहाँ पर इसका आंसर हम देखते हैं तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आवृत्ति बढ़ जाएगी। आवृत्ति कब बढ़ेगी, जब एक प्रकाश किरण वायु से कांच में जाती है तो उसकी आवृत्ति क्या हो जाती है, कम हो जाती है। क्या हो जाती है, कम हो जाती है। सॉरी फ्रेंड, यहाँ पे ये आंसर आपका सही होगा। तो तरंग दैर्ध्य कम हो जाती है। क्या हो जाती है, तरंग दैर्ध्य कम हो जाती है। ठीक है, चलिए अब हम आगे बात करते हैं, खंड ब की बात करेंगे। खंड ब में भी आपके सारे क्वेश्चंस दिए होते हैं जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है,
प्रश्नोत्तर नंबर 2 के क की बात करेंगे, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है और बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। तो आपको बस लगातार पढ़ते रहना है, लगातार समझते रहना है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है यहाँ पर। ठीक, खंड ब की बात करेंगे। प्रश्नोत्तर नंबर 2 के क की बात करेंगे। स्थिर वैद्युतिकी का गॉस का नियम लिखिए। किसका? स्थिर वैद्युतिकी का गॉस का नियम आपको लिखना है। तो इस प्रमेय के अनुसार देखिए क्या होगा, गॉस का नियम क्या होता है, बहुत बार पूछता है इसको। लॉन्ग आंसर, शॉर्ट टाइप और बहुविकल्पी सारे टाइप क्वेश्चंस आपको इसमें पूछे जाते हैं। तो इस प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ ए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स आई, मान लीजिए कोई हमारा क्या है, एक बंद पृष्ठ है, उसका जो क्षेत्रफल है ए है, उससे गुजरने वाला जो फ्लक्स है वो फाई ई है। उस पृष्ठ धारा परिबद्ध कुल आवेश Q का एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। यानी अगर इसको मोटे तौर पर हम देखें तो इस प्रकार पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, Q अपान एप्सिलॉन नॉट। परंतु बंद पृष्ठ ए से बद्ध कुल वैद्युत फ्लक्स फाई ई क्लोज इंटीग्रेशन वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए, अतः ए वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए बराबर Q अपान एप्सिलॉन नॉट, जहाँ एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात अथवा वायु की वैद्युतशीलता है। यह गॉस प्रमेय का समाकलन रूप है। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये भी है, जो कि आपके एग्जाम में बहुत बार आ चुका है। देखिए इसमें जितने भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे ना, सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चंस नहीं आए, सारे क्वेश्चंस आए हुए क्वेश्चंस हैं। और इन क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से आप सभी लोग लिखिए, पढ़ते रहिए, क्योंकि यहाँ पर उन्हीं क्वेश्चंस को बताया जा रहा है जो आपके एग्जाम के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 2 का ख की बात करेंगे। कम विभवांतर पर धात्विक चालक एवं टार्च के बल्ब के लिए विभवांतर और धारा के बीच ग्राफ खींचिए। कम विभवांतर पर विभवांतर का हो, कम हो, धात्विक चालक एवं टार्च के बल्ब के लिए, किसके लिए, धात्विक चालक एवं टार्च के बल्ब के लिए विभवांतर और धारा के बीच जो ग्राफ है वो आपको खींचना है। ठीक है, तो ये आपको हम बताते हैं। कम विभवांतर पर क्या, इस पर कम विभवांतर पर धात्विक चालक ओमीय परिपथ के लिए, किसके लिए, ओमीय परिपथ के लिए विभवांतर और धारा के बीच जो ग्राफ है एक सरल रेखा होगी। क्या होगी, यहाँ एक सरल रेखा होगी। ठीक है, और टार्च के बल्ब के लिए, किसके लिए, टार्च के बल्ब के लिए और धारा के बीच का जो ग्राफ है एक वक्र होगा। क्या होगा, एक वक्र होगा। ठीक है, यहाँ से देखिए y और x है, ये O और A है। ठीक है, v बराबर है यहाँ पर है I बराबर ये है। ठीक है, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, और y और x ये है। ठीक है, टार्च है अपना, टार्च। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा y और यहाँ पर क्या है, 0 टार्च। ठीक है, ये आपके लिए हो जाएगा, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बहुत ही महत्वपूर्ण है मेरे प्यारे बच्चों, जो कि आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ से आपको ग्राफ मिलेगा ये। ठीक है, तो यहाँ पर वही चीज़ करा है, कम विभवांतर पर धात्विक चालक एवं टार्च के बल्ब के लिए विभवांतर और धारा के बीच ग्राफ आपको खींचना है। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। कम विभवांतर पर, किस पर, कम विभवांतर पर धात्विक चालक, विभवांतर क्या हो, कम हो, तो कम विभवांतर पर क्या होगा, धात्विक चालक के लिए विभवांतर और धारा के बीच, किसके बीच, विभवांतर और धारा के बीच जो ग्राफ है एक सरल रेखा होगी। क्या होगी, ग्राफ क्या होगी, एक सरल रेखा होगी। जबकि टार्च के बल्ब के परिपथ के लिए विभवांतर और धारा के बीच ग्राफ का एक वक्र होगा। तो ये आपको ध्यान देना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हम धारा और वोल्टेज की बात करें तो वहाँ पर आपको ग्राफ क्या होगा, एक सीधी रेखा मिलेगा, सरल रेखा मिलेगी। अगर टार्च हम निकालेंगे तो वहाँ पे एक वक्र आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए। वी विभवांतर से, किससे, वी विभवांतर से त्वरित एक आवेशित कण, किसके विभवांतर से, वी विभवांतर से त्वरित एक आवेशित कण के लिए दे ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य का सूत्र लिखिए। किसका, दे ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य का सूत्र आपको लिखना है। ठीक है, तो विभवांतर से त्वरित एक आवेशित कण के लिए, किसके लिए, विभवांतर से त्वरित एक आवेशित कण के लिए संबद्ध द्विब्रॉगली तरंगदैर्घ्य लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा, √150/V एंगस्ट्रॉम। ठीक है, आपके लिए हो जाएगा। आपको लिख लेना है अच्छी तरीके से, बहुत ज़्यादा इसमें आपको समझने वाली बात नहीं है। ठीक है,
ये आपको याद करने वाली बात है। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं। अगला देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी है, बहुत ही महत्वपूर्ण भी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक घ की बात करेंगे तो एक चालक पर, किस पर, एक चालक पर 2.4 इंटू 10⁻18 कूलाम धनात्मक आवेश है। कितना है, एक चालक पर कितना, 2.4 इंटू 10⁻18 कूलाम धनात्मक आवेश है। बताइए कि इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता होगी। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, एक चालक पर 2.4 इंटू 10⁻18 कूलाम धनात्मक आवेश है। ठीक है, तो बताइए कि इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता आपको देखने को मिलेगी। तो चलिए हम इसको निकालते हैं। देखिए, यदि किसी चालक पर धनात्मक आवेश उपस्थित है, मान लीजिए कोई हमारा क्या है, चालक है। चालक मतलब आप समझते हैं कंडक्टर। मान लीजिए कोई हमारा क्या है, कंडक्टर है, तो उस पर धनात्मक आवेश उपस्थित है। क्या उपस्थित है, धनात्मक आवेश उपस्थित है। तो चालक पर सदैव इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। क्या होगी, जो चालक है ना उस पर सदैव इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी, कमी होगी। अतः माना यदि चालक पर n इलेक्ट्रॉन की कमी हो, तब मान लीजिए चालक पर क्या हो, n इलेक्ट्रॉन की कमी हो, तब चालक पर कुल आवेश Ne, जो चालक है उस पर कुल आवेश जो हमारा Ne है वो 2.4 इंटू 10⁻18 कूलाम। कितना, 2.4 इंटू 10⁻18 कूलाम। n बराबर कितना हो जाएगा, 2.4 इंटू 10⁻18 अपान E। n बराबर क्या हो जाएगा, 2.4 इंटू 10⁻18 अपान 1.6 इंटू 10⁻19। यानी इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 240/16 बराबर 15 इलेक्ट्रॉन की कमी। क्या हो जाएगा, 15 इलेक्ट्रॉनों की यहाँ पर आपको कमी देखने को मिलेगी। ठीक है, एक के अंगा की बात करेंगे तो एक का अंगा क्या हो जाएगा, उत्तल लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर। जो उत्तल लेंस है ना इसकी फोकस दूरी कितना है, 10 सेंटीमीटर है, तथा अवतल लेंस की जो फोकस दूरी है वो 50 सेंटीमीटर है। तो दोनों लेंस संपर्क में रखे हैं, जो दोनों लेंस हैं वो किस में रखे हैं, संपर्क में रखे हैं। इस समायोजन से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर, जो समायोजन पूरा बना हुआ है यहाँ से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी है। क्या रखी है, वस्तु रखी है। तो वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति आपको बतानी है। ठीक है, क्या बताना है, वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति। ठीक है, चलिए आपको इसका सॉल्यूशन बताते हैं, क्वेश्चन अच्छी तरीके से देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए इसका पूरा सॉल्यूशन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, उत्तल लेंस की फोकस दूरी f1 बराबर 10 सेंटीमीटर दे रखा है। अवतल लेंस की फोकस दूरी f2 बराबर -50 सेंटीमीटर आपको दे रखा है। माना संयोजन की फोकस दूरी f हो तो सूत्र क्या हो जाएगा, 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2 से। ठीक है, क्या हो जाएगा, 1/f बराबर 1/10 प्लस 1/-50 बराबर 1/10 माइनस 1/50 बराबर क्या हो जाएगा, 50 माइनस 1/50 बराबर 4 इंटू 4/50 बराबर 2/25 यानी 2/25। तो यह बराबर क्या हो जाएगा, 25/2 बराबर सेंटीमीटर, 25/2 सेंटीमीटर। ठीक है, यह का मान आ गया। तो अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, अतः लेंस के सूत्र से क्या हो जाएगा, यहाँ से 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। 1/f का मान दे रखा है 2/25। ठीक है, यहाँ पे देखिए यह बराबर दे रखा है 25/2, तो इसको हम अगर रिवर्स करते हैं 1/f करते हैं तो क्या हो जाएगा, 2/25 हो जाएगा। ठीक है, तो 1/v बराबर क्या हो जाएगा, 2/25 माइनस 1/25 बराबर 1/25। तो v बराबर कितना जाएगा, 25 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर। तो ये आपको निकाल लेना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक के च की बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर एक नहीं होगा, यहाँ पर 2 होगा। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं अच्छी तरीके से। तो यहाँ पर क्वेश्चन देखिए क्या है, कला संबद्ध स्रोत से आप क्या समझते हैं। किससे, कला संबद्ध स्रोत से आप क्या समझते हैं, इसके आपको बताना है। तो कला संबद्ध स्रोत क्या होते हैं, तो ऐसे दो तरंग, क्या ऐसे दो तरंग उत्पादक स्रोत, क्या ऐसे दो तरंग उत्पादक स्रोत जिनकी प्रारंभिक कलाओं का अंतर समय के साथ स्थिर बना रहता है। क्या रहता है, जिनकी प्रारंभिक कलाओं का जो अंतर है समय के साथ स्थिर बना रहता है, अर्थात कलांतर सदैव स्थिर रहता है। जो कलांतर है ना वो सदैव स्थिर रहता है।
कला संबद्ध स्रोत कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कला संबद्ध स्रोत कहलाते हैं। उदाहरण तौर पर देखेंगे तो आजकल दृश्य प्रकाश के ऐसे स्रोतों का निर्माण किया गया है। क्या? आजकल दृश्य प्रकाश के ऐसे स्रोतों का निर्माण किया गया है जिनका प्रकाश उच्च कला संबद्ध होता है। क्या होता है? जिनका जो प्रकाश है उच्च कला संबद्ध होता है, इन्हें लेंसर कहते हैं। क्या कहते हैं? लेंसर कहते हैं। ठीक है, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला देखेंगे, खंड स की बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। खंड स क्या है? 3 का क, प्रश्न उत्तर नंबर 3 का क। ठीक है, ये आपके लिए हो जाएगा, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो एक द्वि उत्तल लेंस वक्रता त्रिज्याएं, मान लीजिए क्या है, खंड स की बात कर रहे हैं और यहाँ पर प्रश्न उत्तर नंबर 3 के क की बात कर रहे हैं। तो एक द्वि उत्तल लेंस वक्रता त्रिज्याएं क्रमशः 15 सेंटीमीटर तथा 30 सेंटीमीटर हैं। 1.65 अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबोने पर इनकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। किसमें डुबो रहे हैं? 1.65 अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबोने पर जो इसकी फोकस दूरी है वो आपको ज्ञात करना है। कांच का अपवर्तनांक 1.5 है। द्रव में लेंस की प्रकृति क्या होगी? जो द्रव है ना, इसमें लेंस की प्रकृति आपको बतानी है। ठीक है, तो दिया क्या है, चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। तो एक द्वि उत्तल लेंस की जो वक्रता त्रिज्याएं क्रमशः R1 बराबर 1.5 सेंटीमीटर तथा R2 बराबर कितना दे रखा है? -30 सेंटीमीटर दे रखा है। तो लेंस के कांच के पदार्थ का अपवर्तनांक, क्या? लेंस के कांच का अपवर्तनांक क्या होगा? ANL। ठीक है, कांच के हवा के सापेक्ष जो अपवर्तनांक दे रखा है, यानी कि लेंस के कांच के पदार्थ का अपवर्तनांक क्या हो जाएगा? ANL बराबर 1.65। तब कांच का द्रव के सापेक्ष जो अपवर्तनांक होगा, यानी कि LNG बराबर कितना हो जाएगा? ANG अपान ANL, यानी कि 1.5 अपान 1.65। ठीक है, माना द्रव में लेंस की फोकस दूरी, द्रव में जो लेंस की फोकस दूरी है कितना आ रही है यहाँ पर? F1 बराबर F1 है, तब सूत्र से क्या हो जाएगा? 1 अपान F1 बराबर LNG माइनस 1 इंटू 1 अपान R1 माइनस 1 अपान R2 बराबर क्या हो जाएगा? 1.5 अपान 1.65 माइनस 1 अपान 1/15 माइनस 1/-30। और यहाँ से क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? 1 अपान F बराबर 1.5 माइनस 1.65 अपान 1.65, 3/30 बराबर क्या हो जाएगा? -0.15 इंटू 1 अपान 1.65 इंटू 10 बराबर -0.15/1.65 इंटू 10। इसको सॉल्व करने पर टोटल क्या मिलेगा? यहाँ पर मिलने वाला है -15/1.650। और F1 बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पे सॉल्व करेंगे 1650/15। इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा? 110 सेंटीमीटर, -110 सेंटीमीटर। अतः द्रव में लेंस की प्रकृति क्या होगी? अपसारी होगी। क्या होगी? अपसारी होगी। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। यहाँ पर 1 का ख नहीं होगा, यहाँ पे बार बार थोड़ा मिस्टेक हो जाता है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसको आप लोग थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा। यहाँ पर 3 का ख होगा। ठीक है, 3 का ख, क्योंकि 3 खंड सब पढ़ रहे हैं हम। परमाणु के बोर मॉडल की अभिगृहित लिखिए। परमाणु के बोर मॉडल की अभिगृहित क्या है? ठीक है, तो नील्स बोर ने क्वांटम सिद्धांत के आधार पर रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में उपस्थित कमियों को दूर किया। ध्यान दीजिएगा, जो परमाणु मॉडल पहले बोर ने परमाणु मॉडल दिया था तो उसमें कुछ कमियां थी, तो उसको दूर करने के लिए किन्होंने किया क्या? नील्स बोर ने क्वांटम सिद्धांत के आधार पर रदरफोर्ड ने परमाणु मॉडल में उपस्थित कमियों को दूर किया। अब कौन कौन सी कमी थी जिसको उन्होंने क्या किया? दूर किया। इन कमियों को दूर करने के लिए बोर ने निम्न 3 परिकल्पनाएं प्रस्तुत की। कौन कौन सी परिकल्पनाएं हैं? चलिए उनके बारे में हम आपको बताते हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे इलेक्ट्रॉन जो है लगातार बिना ऊर्जा खोए, जो इलेक्ट्रॉन है ना वो लगातार बिना ऊर्जा खोए अपनी अनुमत कक्षाओं में घूमते रहते हैं। क्या होते रहते हैं? इलेक्ट्रॉन जो हैं लगातार बिना ऊर्जा खोए अपनी अनुमत कक्षाओं में घूमते रहते हैं। ठीक है, इस प्रकार प्रत्येक कक्षा की ऊर्जा की मात्रा निश्चित होती है। इस प्रकार क्या होती है? प्रत्येक कक्षा की ऊर्जा की मात्रा क्या होती है? निश्चित होती है। अतः इन्हें ऊर्जा स्तर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्हें ऊर्जा स्तर भी कहते हैं। ठीक है, प्रदर्शित चित्र में एक परमाणु के ऊर्जा स्तरों को
जो प्रदर्शित चित्र है ना, इसमें एक परमाणु के ऊर्जा स्तरों को स्पष्टतः दिखाया गया है। ठीक है, स्पष्टतः क्या दिखाया गया है। इन कक्षाओं को KLMN अक्षरों संख्याओं 1 2 3 4 से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, और कक्षा n बराबर क्या हो जाएगा, n बराबर 4, कक्षा m बराबर n बराबर 3, कक्षा l बराबर n बराबर 2, k बराबर n बराबर 1। ठीक है, आपके लिए हो जाएगा। तो क्या होगा यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन, देखिए पहला तो आपका ये हो गया, कहने का मतलब जो इलेक्ट्रॉन है लगातार क्या होते हैं, बिना ऊर्जा खोए अपनी अनुमत कक्षाओं में घूमते रहते हैं। इस प्रकार प्रत्येक कक्षा की जो ऊर्जा की मात्रा निश्चित होती है, अतः इन्हें ऊर्जा स्तर भी कहते हैं। प्रदर्शित चित्र में एक परमाणु के ऊर्जा स्तरों को स्पष्टतः दिखाया गया है। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। तो इसमें कुल मिलाकर 4 आपको दिखाए गए हैं KLMN। ठीक है, आपको याद कर लेना है। दूसरा उन्होंने क्या कहा, दूसरा उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में घूम सकता है, जो इलेक्ट्रॉन है ना केवल उन्हीं कक्षाओं में घूम सकता है जिनमें कोणीय संवेग mvr का मान h/2 पाई का पूर्ण गुणक होगा। क्या होगा, h/2 पाई का क्या होगा, पूर्ण गुणक होगा, यानी कि mvr बराबर nh/2 पाई, जहां n क्या है, एक पूर्णांक संख्या है। क्या है, एक पूर्णांक संख्या है, अर्थात n बराबर 1 2 3 4। ठीक है, यानी कि जिसे, ध्यान दीजिएगा, जिसे कक्षा की क्रम संख्या या मुख्य क्वांटम संख्या कहते हैं, जिसे कक्षा क्या कहेंगे, क्रम संख्या या मुख्य क्वांटम संख्या कहते हैं। इस प्रकार बोर ने माना कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कुछ निश्चित कक्षाओं में घूम सकते हैं। इन कक्षाओं को अस्थायी कक्षाएं कहते हैं। अस्थायी कक्षाओं में घूमते समय इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं कर सकते हैं, अतः इस प्रकार परमाणु का स्थायित्व बना रहता है। यही आपका बोर का परमाणु मॉडल है। ठीक है, तीसरा उन्होंने क्या कहा था कि साधारणतया इलेक्ट्रॉन परमाणु में निम्नतम ऊर्जाओं की कक्षाओं में रहते, जो इलेक्ट्रॉन है ना वो परमाणु की निम्नतम ऊर्जाओं की कक्षाओं में रहते हैं। यह अवस्था उनकी मूल अवस्था कहलाती, जो अवस्था है ये उनकी मूल अवस्था कहलाती है। जब इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा से उच्च ऊर्जा वाली कक्षा में जाता है तो ऊर्जा का अवशोषण होता है, तथा जब इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा से निम्न ऊर्जा कक्षा में आता है तो वह क्या होता है, कक्षा में जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, क्या होता है, जाता है तो ऊर्जा, देखिए ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन केवल तब होता है जब इलेक्ट्रॉन एक ऊर्जा स्तर से दूसरी ऊर्जा स्तर तक जाता है। ठीक है, यहां से डेल्टा ई बराबर क्या हो जाएगा, E2 - E1 बराबर hc/λ। ठीक है, यहाँ से आपका हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पर भी आपको 3 का घ कर लेना है। ठीक है, ये बार बार थोड़ा मिस्टेक हो जाता है। तो यहाँ आप देखिएगा, जहाँ E2, देखिए जहाँ डेल्टा ई बराबर E2 - E1 बराबर hc/λ, तो जहाँ E2 बराबर n बराबर 2, स्तर की ऊर्जा E1 बराबर n बराबर 1, स्तर की ऊर्जा कक्षा की त्रिज्या जितनी अधिक होगी ऊर्जा का मान भी उतना ही अधिक होगी। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, 3 के ग की बात करेंगे। विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती हैं, इनके संचरण आरेख खींचकर विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र अवयव दिखाइए। ये क्वेश्चन देखिए आपको हमने बहुत बार पढ़ा रखा है, तो इसलिए इस क्वेश्चन को देखिए, जो क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं ना जो आपको अगले मॉडल पेपर में मिल जाएंगे, इसीलिए हम कुछ क्वेश्चंस को ऐसे बताते हैं ना, जो क्वेश्चन आपको देखते हैं रिपीट हो रहे हैं, उन क्वेश्चंस को थोड़ा आपको समझना होगा और अच्छी तरीके से आपको दूसरे मॉडल पेपर को सीरीज से पढ़ते आना है। ठीक है, तो विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती हैं ये आपको लिखना होगा खोज करके अच्छी तरीके से। इनके संचरण आरेख खींचकर विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र अवयव दिखाइए, ये आपको दिखाना है। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 3 के घ की बात करेंगे। क्वेश्चन देखिए क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एक 2He4 नाभिक को मुक्त इलेक्ट्रॉन तथा न्यूट्रॉन में विखंडित करने के लिए, ध्यान दीजिएगा, एक क्या यहाँ पर दे रखा है, 2He4 नाभिक को मुक्त इलेक्ट्रॉन तथा न्यूट्रॉन में विखंडित करने के लिए न्यूनतम कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी।
इस नाभिक को तोड़ने के लिए, इसके नाभिक को तोड़ने के लिए हमें कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी? हाइड्रोजन परमाणु, एक न्यूट्रॉन और 2He4 परमाणु के तथा द्रव्यमान मात्रक AMU क्रमशः 1.007825, 1.008665 तथा 4.002603 है। ठीक है, ये आपको दे रखे हैं। ठीक है, अल्फा कण का द्रव्यमान कितना दे रखा है? 4.0026.03। ठीक है, और प्रोटॉन 1H1 का द्रव्यमान 1.007825, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 0N1 का द्रव्यमान 1.00786665। ठीक है, चूंकि एक अल्फा कण में प्रोटॉन तथा 2 न्यूट्रॉन होते हैं, एक अल्फा कण में प्रोटॉन तथा 2 न्यूट्रॉन होते हैं, इस प्रकार के 2 प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान, ठीक है, 2 × 1.007825 प्लस 2 × 1.008665 AMU है। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो 2.015650 प्लस 2.017330, इसको पूरा सॉल्व करने में कितना आएगा? 4.032980 AMU। ठीक है, आपके लिए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, अब देखिए आगे देखेंगे। अब हम यहाँ पर देखेंगे कुल द्रव्यमान क्षति डेल्टा एम कितना? कुल द्रव्यमान क्षति डेल्टा एम कितना हो जाएगा? 4.032980 माइनस 4.002603 AMU, यानी कि 0.030377 AMU। ठीक है, तब संबद्ध कुल ऊर्जा क्या हो जाएगी? 0.03077 × 9 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि क्या हो जाएगा? 28.280987 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि प्रति न्यूक्लियन ऊर्जा 28.280987/4 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति न्यूक्लियन होगी। इसको सॉल्व करने पर क्या आ जाएगा? 7.0702467 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट न्यूक्लियन। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। तो इसको अच्छी तरीके से लिखना है आपको। ठीक है, लिखना है, अच्छी तरीके से समझना है। अगर आप ऐसा पढ़ते हैं ना तो आपको एकदम बेहतरीन तरीके से हम बताते हैं, अच्छी तरीके से आपको नंबर ज़रूर मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों, और आपको एकदम बेहतरीन तरीके से पढ़ाई भी हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट। चलिए खंड द की बात करते हैं। खंड द में देखेंगे जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी है क्वेश्चंस, सारे क्वेश्चंस को आपको पढ़ना है। क्वेश्चन देखिए क्या है? प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक n का सूत्र अल्पतम विचलन कोण तथा प्रिज्म कोण के पदों में निगमित कीजिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? प्रिज्म के पदार्थ का जो अपवर्तनांक होगा म्यू बराबर साइन आई अपान साइन आर, यानी कि म्यू बराबर क्या हो जाएगा? साइन ए प्लस डेल्टा एम अपान 2 अपान साइन a/2 आपका हो जाएगा। तो उपरोक्त सूत्र, ये आपको सूत्र आपका निगमन करना है, इसको ध्यान दीजिएगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको आपको प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र आप विद्या में खोजेंगे तो विद्या में मिल जाएगा, अभी आपको कॉपी में खोजेंगे कॉपी, जहां आप खोजना चाहेंगे आपको मिल जाएगा। बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, आपको हम लगातार डेरिवेशन में सारी चीज़ों को बताएंगे। ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों? तो प्रिज्म के पदार्थ का जो अपवर्तनांक है म्यू बराबर साइन आई अपान साइन आर, तो म्यू बराबर क्या हो जाएगा? साइन ए प्लस डेल्टा एम अपान 2 और साइन a/2 आर का मान कितना होगा? a/2। उपरोक्त सूत्र अल्पतम विचलन कोण डेल्टा एम तथा प्रिज्म कोण ए के पदों में प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक है। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं। 4 के ख की बात करेंगे जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, एक 50 वाट और 100 वोल्ट लैंप को कितने? एक 50 वाट और 100 वोल्ट के लैंप को 200 वोल्ट और 50 हर्ट्ज विद्युत मेंस से जोड़ा गया है। कितना? एक 50 वाट और 100 वोल्ट लैंप को 200 वोल्ट और 50 हर्ट्ज विद्युत मेंस से जोड़ा गया है। लैंप को जलाने के लिए उसके श्रेणी क्रम में जुड़े आवश्यक संधारित्र की धारिता ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो दिया क्या है यहाँ पर? ध्यान दीजिएगा, कितना दे रखा है उसके बारे में आपको बताते हैं। तो दिया कितना है? लैंप की शक्ति P बराबर 50 वाट, V बराबर 100 वोल्ट, लैंप में प्रवाहित अधिकतम धारा I बराबर P अपान V, 50/100 बराबर क्या हो जाएगा? 0.5 एम्पियर। ठीक है, तथा लैंप का प्रतिरोध RH बराबर V अपान I बराबर कितना हो जाएगा? 100/0.5 ओम, यहाँ क्या हो जाएगा? 200 ओम। ठीक है, ये आपको सॉल्व कर लेना। RH कितना हो जाएगा? V अपान I 100/0.5 ओम कितना हो जाएगा? 200 ओम। उपलब्ध स्रोत की वोल्टेज VRMS 200 वोल्ट तथा आवृत्ति अब बराबर
50 हर्ट्ज है। माना लैंप को 200 वोल्ट पर सुरक्षित जलाने के लिए प्रतिबाधा Z है, तब IRMS बराबर क्या हो जाएगा VRMS अपान Z से, जहां IRMS बराबर I इज इक्वल टू 0.5 एम्पियर। कितना 0.5 एम्पियर। प्रतिबाधा Z बराबर VRMS अपान IRMS बराबर क्या हो जाएगा 200 बटे 0.5 ओम बराबर 400 ओम। ठीक है, चूंकि प्रतिबाधा Z बराबर क्या होती है अंडर रूट RH का स्क्वायर प्लस XC का स्क्वायर, तो XC बराबर क्या होता है 1 अपान ओमेगा C अपान बराबर 1 अपान 2 पाई FC होता है। तो यहाँ से Z स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा RH का स्क्वायर प्लस 1 अपान 2 पाई FC का होल स्क्वायर। तो यहाँ क्या हो जाएगा 400 का स्क्वायर, Z बराबर कितना दिया है 400 बराबर 200 का होल स्क्वायर प्लस 1 अपान 4 पाई स्क्वायर F स्क्वायर C स्क्वायर। ठीक है, 1 अपान 4 पाई स्क्वायर F स्क्वायर C स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 400 का स्क्वायर माइनस 200 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो 12000 यानी कि 1,20,000। ठीक है, ये आपका आ जाएगा। यहाँ से C स्क्वायर बराबर निकालेंगे तो 1 अपान 4 पाई स्क्वायर F स्क्वायर इंटू 12 इंटू 10 की पावर 4। इसको पूरा हम सॉल्व करेंगे सारे मान को पुटअप करके, तो मेरे प्यारे बच्चों क्या आएगा 9.2 माइक्रोफैरड। कितना आएगा 9.2 माइक्रोफैरड आपका आने वाला है। तो ये आपको क्वेश्चन कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इसको सॉल्व करने आप सोच रहे हैं सर सॉल्विंग नहीं बता रहे, लेकिन यहाँ पर देखेंगे 1 अपान 2 पाई F इंटू 2 अंडर रूट 3 10 स्क्वायर, तो 1 अपान 2 अंडर रूट 3 पाई इंटू 10 की पावर 4। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे, पाई का मान यहाँ पर रख देंगे, पाई का मान रख देंगे और सारे मान को जब यहाँ पर पुटअप करेंगे तो टोटल क्या आ जाएगा यहाँ पर 9.2 माइक्रोफैरड आपका आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। 4 के ग की बात करेंगे। 4 का ग भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, विभवमापी का सिद्धांत परिपथ चित्र की सहायता से समझाइए। देखिए ये क्वेश्चन भी आपको पिछले मॉडल पेपर हमने करा रखा है, तो इसको भी आपको ध्यान दीजिएगा, इसको भी आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, और जिस भी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए ना वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। कमेंट कर देंगे तो आपको एकदम बेहतरीन तरीके से सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, तो विभवमापी का सिद्धांत परिपथ चित्र की सहायता से समझाना है आपको। ठीक है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रेल की 2 पटरियां आपस में तथा जमीन से पृथक्कृत हैं। जो रेल की 2 पटरियां हैं आपस में तथा जमीन में पृथक्कृत हैं, इन्हें 1 मिली वोल्ट से जोड़ा गया है। देखिए जो रेल की पटरियां हैं आपस में क्या है जमीन से क्या है पृथक्कृत हैं, जमीन से क्या है अलग हैं। इन्हें 1 मिली वोल्ट मीटर से जोड़ा गया है। कितने 1 मिली वोल्ट मीटर से क्या हो गया है जोड़ा गया है। जब इन पर एक ट्रेन, मान लीजिए इन पर कोई एक ट्रेन है 180 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ती है। पटरी है उस पर कोई ट्रेन है जो कि 180 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ती है, तो मिली वोल्ट मीटर का पाठ्यांक क्या होगा। किसका मिली वोल्ट मीटर का जो पाठ्यांक है वह क्या होगा। दिया गया है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का जो ऊर्ध्वाधर अवयव है वो 0.2 इंटू 10 की पावर -4 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर है तथा पटरियां परस्पर 1 मीटर की दूरी पर हैं। तो चलिए पहले हम देखते हैं इसमें दिया क्या है, उसके बाद इसको हम थोड़ा सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए ज्ञात है हमें दिया क्या है, चाल दे रखा है 180 किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ पर दे रखा है ट्रेन की चाल। अब देखिए इसको हम मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे तो 180 में 5/18 का जब गुणा करेंगे तो ये मीटर प्रति सेकंड में चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पाएगा 50 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, पृथ्वी के क्षेत्र का जो ऊर्ध्वाधर घटक है b क्या हो जाएगा 0.2 इंटू 10 की पावर -4 वेबर प्रति मीटर तथा पटरियों की मध्य दूरी L बराबर 1 मीटर तथा पटरियों के मध्य लगा मिली वोल्ट मीटर का जो पाठ्यांक है E बराबर क्या हो जाएगा VVL। ठीक है, V.L 0.2 10 की पावर -4 50 इंटू 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 इंटू 10 की पावर -4 बराबर क्या हो जाएगा 1 इंटू 10 की पावर -3। ई बराबर क्या हो जाएगा 1 मिली वोल्ट। ठीक है, आगे देखेंगे प्रकाश वैद्युत प्रभाव से आप क्या समझते हैं, इस प्रभाव की आइंस्टीन द्वारा दी गई व्याख्या लिखिए। ठीक है, तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव से आप क्या समझते हैं,
इन्होंने जो इस प्रभाव की जो आइंस्टीन द्वारा दी गई व्याख्या है क्या थी। तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या होता है, जब किसी धातु पृष्ठ पर जब किसी धातु पृष्ठ पर एक निश्चित आवृत्ति या उससे अधिक का प्रकाश आपतित होता है, जब किसी धातु के पृष्ठ पर एक निश्चित आवृत्ति या उससे अधिक का प्रकाश आपतित होता है, तब धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने लगता है। धातु पृष्ठ से क्या होने लगता है, इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने लगता है। प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की इस घटना को प्रकाश वैद्युत प्रभाव या प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन कहते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब आइंस्टीन के आधार पर प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या निम्न है। क्या क्या है, पहला देखिए क्या है, किसी धातु की पृष्ठ की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की दर धातु की सतह पर आपतित होने वाले प्रकाश की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है, पृष्ठ से उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है। ठीक है, सतह से उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की जो अधिकतम गतिज ऊर्जा के मैक्स आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती। इलेक्ट्रॉनों की सतह से उत्सर्जन में कोई समय पश्चता नहीं होती, अर्थात धातु की सतह पर प्रकाश के आपतित होते ही प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगता है। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। चलिए 5 के क की बात करेंगे, प्रश्नोत्तर नंबर 5 के क की बात करेंगे जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए क्या है, एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में, किसमें, एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रेरकत्व L, धारिता C तथा ओमीय प्रतिरोध R श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। परिपथ की प्रतिबाधा का व्यंजक कीजिए। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा, ध्यान दें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। LCR परिपथ की प्रतिबाधा, जब परिपथ में प्रतिरोध R, प्रेरकत्व L की एक कुंडली व धारिता C, ध्यान दीजिएगा, तीनों एक साथ श्रेणी क्रम में जुड़े हों तो किसी भी क्षण प्रतिरोध R के सिरों के बीच विभवांतर VL, धारा I समान कला में होंगे। प्रेरकत्व L में प्रेरित विभवांतर VL धारा से कला 90 डिग्री अग्रगामी होता है, परंतु संधारित्र C में प्रेरित विभवांतर VC धारा I से कला में 90 डिग्री पश्चगामी होगा। ठीक है, तब सदिश चित्र से VC व VL विपरीत दिशाओं में होंगे, अर्थात VC तथा VL का परिणामी विभवांतर VC क्या हो जाएगा, VL माइनस VC होगा। इस प्रकार VR व VL माइनस VC परस्पर क्या होंगे, लंब होते हैं यदि आपतित विभवांतर V है। क्या है, V है। ठीक है, तो ये आपका पूरा सोल्यूशन है, यहाँ पर देख लीजिएगा। ये आपके देखिए LCR 3 आपको परिपथ लगे हुए हैं। यहाँ से V बराबर V0 साइन ओमेगा t। ठीक है, यहाँ से 90 डिग्री ये फाई है, V है, VL माइनस VC है। ठीक है, तो V स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, VR का स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर। VR बराबर क्या हो जाएगा, IR, VL बराबर IXL तथा VC बराबर IXC। ठीक है, और V स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, I स्क्वायर R स्क्वायर प्लस IXL माइनस IXC का होल स्क्वायर। V स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, I स्क्वायर R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। ठीक है, V बराबर क्या हो जाएगा, I इंटू अंडर रूट R का स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, अथवा V अपान I बराबर अंडर रूट R का स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। V अपान I को प्रत्यावर्ती परिपथ की प्रतिबाधा Z कहते हैं। Z बराबर V अपान I अंडर रूट R का स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। ठीक है, Z बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट R का स्क्वायर प्लस ओमेगा L माइनस 1 अपान ओमेगा C का होल स्क्वायर। XL बराबर ओमेगा L तथा XC बराबर 1 अपान ओमेगा C। ठीक है, ये आपका हो जाएगा जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन देखेंगे 5 का ख की बात करेंगे। तो एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेट का जो व्यास है 6 सेंटीमीटर तथा उसमें जो परावैद्युत के रूप में वायु है, यदि इस संधारित्र की धारिता 200 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले के समान हो तो इसकी प्लेटों के बीच जो दूरी है वो आपको ज्ञात करना है। ज्ञात है एक समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेट का व्यास D बराबर 6 सेंटीमीटर तथा गोले की त्रिज्या R बराबर 100 सेंटीमीटर। प्लेटों के मध्य भरे वायु का जो परावैद्युतांक K बराबर 1। चूंकि गोले की धारिता
C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R तथा संधारित्र की धारिता C बराबर K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, जहाँ A बराबर क्या है पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर। प्रश्नानुसार गोले की धारिता संधारित्र की धारिता बराबर क्या हो जाएगी, संधारित्र की धारिता। ठीक है, अब इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, यहाँ पे K बराबर 1। ठीक है, प्लेटों के मध्य दूरी D बराबर A अपान 4 पाई R, यहाँ पे क्या हो जाएगा पाई बाई 4 इंटू 6 का स्क्वायर अपान 4 पाई इंटू 100। सॉल्व करेंगे तो D बराबर कितना आ जाएगा 2.25 इंटू 10⁻² सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख, ग नंबर क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन क्या है, वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक निगमित कीजिए। ठीक है, तो देखिए व्यंजक, ये वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर जो व्यंजक है इसको भी हमने पिछले मॉडल पेपर में करा रखा है, इसको आपको वहां से देखकर कर लेना है। ठीक है, तो अंत हम यहाँ पे आंसर आपको बता रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर जो चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक है वो क्या बन जाएगा, यदि कुंडली तार n फेरों की बनी हो तब कुंडली के केंद्र पर जो चुंबकीय क्षेत्र है की तीव्रता V बराबर μ0 Ni अपान 2R। ठीक है, आपका हो जाएगा। 5 के घ की बात करेंगे तो दो बिंदु आवेश 9 इलेक्ट्रॉन तथा 1 इलेक्ट्रॉन परस्पर a दूरी पर हैं। बताइए कि एक तीसरे बिंदु आवेश Q को दोनों बिंदु आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर कहाँ रखा जाए कि संतुलन में हो। ठीक है, माना 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से x दूरी पर Q संतुलित है। ठीक है, तो 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट F1 यहाँ पर क्या Q हो जाएगा, यहाँ पे F1 F2। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा जो इसके द्वारा ऊर्जा है, ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिए अगर प्लस 9 इलेक्ट्रॉन के कारण A पर आवर्ती जो बल है F1 बराबर 9 इलेक्ट्रॉन Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या है यहाँ पर इंटू x स्क्वायर है, तो आपके लिए हो जाएगा। देखिए तब आवेश किसके कारण, ध्यान दीजिएगा ये समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। अगर हम आवेश के कारण निकालें, ठीक है, तो आवेश प्लस E के कारण Q पर आरोपित बल, ठीक है, F2 बराबर कितना हो जाएगा E इंटू Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये हमारा F2 हो जाएगा, ये F1 हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A माइनस x का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। अब ये जब संतुलित होंगे तो संतुलित की अवस्था में F1 बराबर क्या होगा, F2 होगा। ठीक है, अब इसके आगे मेरे प्यारे बच्चों आप सॉल्व कर सकते हैं। F1 बराबर F2 यानी कि इसके बराबर इसको कर देंगे, यानी कि 9e⁻ अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर E इंटू क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A माइनस x का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आपका हो जाएगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे, प्रश्नोत्तर नंबर 5 की अंगा की बात करेंगे। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार हमने आपको बता रखा है। क्वेश्चन क्या है ध्यान दीजिएगा, 5 की अंगा की बात करेंगे। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यौगिक सूक्ष्मदर्शी में प्रतिबिंब का बनना स्वच्छ किरण आरेख बनाकर समझाइए। ठीक है, ये आपको बना लेना है। खंड य की बात करेंगे, प्रश्नोत्तर नंबर 6 की बात करेंगे। हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर प्रकाश तरंगों के अपवर्तन के नियम की व्याख्या कीजिए। यह भी कुछ हमने आपको बता रखा है, तो इसको भी आपको कर लेना है। ठीक है, तो हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत द्वारा तरंगों की अपवर्तन की व्याख्या, माना एक प्रकाश स्रोत अनंत पर रखा है जिससे प्राप्त समतल तरंगाग अपवर्तन पृष्ठ पर x इंटू x डैश पर इस प्रकार आपतित होता है कि तरंग संचरण, ठीक है, की किरण, ठीक है, तरंग संचरण की किरण, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसको आप लोगों को अच्छी तरीके से कर लेना है, जो कि आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न नंबर 7 की बात करेंगे। ठीक है, साथ में देखिए 2 क्वेश्चन आपको दे रखा था। क्वेश्चन क्या दे रखा था कि सौर सेल क्या है और सौर सेल की संरचना एवं कार्यविधि लिखिए। ठीक है, अथवा में इसी तरीके से क्या पूछता है, एक समतल उत्तल लेंस का व्यास, किसका, एक समतल उत्तल लेंस का जो व्यास है 6 सेंटीमीटर है तथा मोटाई 3 mm है। इस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए
लेंस के पदार्थ में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। तो क्या ज्ञात है यहाँ पर, एक समतल उत्तल लेंस का जो व्यास है 6 सेंटीमीटर है। जब व्यास 6 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 3 और 3 हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ से जो क्षैतिज घटक आपका बनेगा r cos थीटा बनेगा, जो ऊर्ध्वाधर घटक आपका बनेगा r sin थीटा बनेगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको यहाँ से पूरा आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, जो कि आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको आप पूरा स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक है। इसको आप पूरा स्क्रीनशॉट कर लेना है, ठीक है। इसको भी आपको कर लेना है, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और उसके बाद इसका आंसर आपका कितना आएगा, एफ बराबर 30 सेंटीमीटर उत्तल लेंस की तरह आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्नोत्तर नंबर 8 की बात करेंगे, ठीक है। तो दिए गए परिपथ के लिए प्रत्येक शाखा में बहने वाली धारा की गणना कीजिए, ठीक है। यहाँ पे 2 वोल्ट I1, 1 ओम I2 यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बंद देखिए आपका हो जाएगा ये टोटल मिलाकर, ठीक है। पथ ABCA में, किसमें ABCDA, यहाँ पे बीच में D भी होगा, ठीक है। अब आप देखिए A से करंट निकली, ठीक है, कहाँ से निकली, A से निकली। तो देखिए ये किरचॉफ के नियम से निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, वोल्टेज और जो धारा का गुणनफल है, ठीक है, टोटल जो हमारा क्या है वोल्टेज है उसके बराबर हो जाएगा। तो यहाँ आप ध्यान दीजिएगा, 2 × I/1, ठीक है, और -2 × I1 + I2 बराबर 0, ठीक है। ये आपका हो जाएगा, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 3I1 + 2I2 बराबर 2, ठीक है। अब देखिए, अब हम वोल्टेज का नियम फिर लगाएंगे। तो ADCA में, किसमें ADCA में, ठीक है। अब उल्टा जाएंगे तो 1 × I2 × 1 -2 × I1 + I2 बराबर 0। सॉल्व करेंगे 3I2 + 2I1 आएगा, ठीक है, बराबर 1 आएगा। अब समीकरण नंबर 1 और 2 से अब इसको निकालेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, टोटल 3/5, यानी कि अगर I3 की बात करें 3/5, I1 की बात करें तो क्या आ जाएगा 4/5, ठीक है। I2 की बात करें -1/5 एम्पियर। आपको इस तरीके से निकाल लेना है समीकरण बनाकर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्नोत्तर नंबर 9 की बात करेंगे, ठीक है। अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग का वर्णन कीजिए, इस प्रयोग से प्राप्त परिणामों पर आधारित रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल लिखिए, ठीक है। तो कुछ भौतिक नियतांक है, इसको आपको लिख लेना है। इलेक्ट्रॉन का जो नियतांक कितना होता है, आवेश 1.6 × 10⁻19 कूलाम। प्लांक नियतांक 6.6 × 10⁻34 जूल प्रति सेकंड। प्रकाश की चाल सभी लोग जानते हैं, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। μ0 4π × 10⁻7 टेस्ला मीटर एम्पियर इनवर्स। इलेक्ट्रॉन पर द्रव्यमान me 9.1 × 10⁻31 kg। भौतिक नियतांक अपसालिन नार की बात करेंगे 8.86 × 10⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। चलिए रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग की बात करेंगे। तो रदरफोर्ड ने रेडियो एक्टिव तत्व पोलोनियम, रदरफोर्ड जी ने क्या किया था, रेडियो एक्टिव तत्व पोलोनियम से अधिक गतिज ऊर्जा से निकलने वाली अल्फा किरणों में से एक बारीक किरण पुंज को एक बहुत पतले स्वर्ण पत्र पर गिराया गया तथा पूरे प्रबंध को निर्वात में रखा गया, जिससे अल्फा कणों की वायु के कणों से कोई टक्कर न हो। रदरफोर्ड ने यह देखा कि स्वर्ण पत्र में से गुजरते हुए ये कण विभिन्न दिशाओं में विक्षेपित हो जाते हैं। अल्फा कणों के अपने मार्ग से विक्षेपित होने की इस प्रक्रिया को प्रकीर्णन कहते हैं। देखिए जब उन्होंने क्या किया, उस पर जो स्वर्ण की पन्नी थी उस पर अल्फा कणों की बमबारी कराई पोलोनियम से, तो कुछ कण ऐसे थे जो अपने मार्ग से धन दिशा की ओर विक्षेपित हो रहे थे, कुछ ऐसे थे जो ऋण दिशा की ओर विक्षेपित हो रहे थे, और कुछ ऐसे थे जो सीधे सीधे निकल जा रहे थे, ठीक है। तो कुल मिलाकर यही व्याख्या की गई थी। तो ये आपका पूरा मॉडल पेपर था मेरे प्यारे बच्चों। अगर आपको वीडियो पसंद आती है आप चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, अब तक के लिए जय हिंद जय भारत।